हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा 22 दिसंबर के वो सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं इंडियन एक्सप्रेस से। हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में जो एक्सप्लेन पेज का आर्टिकल डिस्कस करेंगे, उसमें पहला आर्टिकल है जो कि मेरी भी कन्फ्यूजन थी और देखिए आर्टिकल आ गया। वो आर्टिकल है दोस्तों कि क्या कभी भारत फीफा वर्ल्ड कप में खेल पाएगा, या ये कहें कि 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है कनाडा मैक्सिको में, ओके, वहाँ पे खेल पाएगा। ये सवाल है मेरा और इसी का जवाब हम लोग पूरे इस आर्टिकल में देखने वाले हैं। दूसरा दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पे बात करी गई है कुछ यहाँ पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाला बिल है उसमें अमेंडमेंट करे गए हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत विस्तार में आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, वीडियो को एंड तक देखिएगा। कहीं पर कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट होता है तो ये आप मुझसे क्लियर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज से दोस्तों आप लोग के लिए जो आरएम बैच है ये स्टार्ट हो जाएगा और अभी ऑफर वैलिड है। आप लोग जाइए और सही तरीके से खरीद लीजिए। 0% की EMI भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आप लोग के लिए। और साथ ही दोस्तों आप लोग के लिए यहाँ पे चांस है कि आप लोग नोट्स वगैरह भी परचेज कर सकते हैं। फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आप लोग के लिए अवेलेबल है, आप लोग इसका फायदा भी जरूर उठाइएगा। अब देखिए दोस्तों, यही सवाल आ गया। ओके, और काफ़ी सही है, मतलब मुझे तो इस पर डाउट था और देखिए अब मिल भी गया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बात शुरू कहाँ से हुई, शुरू यहाँ पे हुई है जब VK श्रीकंदन जो कि कांग्रेस MP हैं फ्रॉम दी पलक्कड़, उन्होंने यहाँ पे लोकसभा के अंदर ये सवाल पूछा कि ये तो हमें पता है कि भाई फुटबॉल सबसे ज़्यादा खेला जाता है दुनिया भर में। ओके, और उनका ये सवाल था कि क्यों इंडिया, क्यों यहाँ पे आप कह सकते हैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। 1950 में बाय डिफॉल्ट वो पार्टिसिपेट करा था फीफा वर्ल्ड कप में, लेकिन यहाँ पे उसके बाद हमें नहीं देखने को मिला। ऐसा क्यों हुआ? और उन्होंने ऐसा भी ये भी कहा कि क्यों जो गवर्नमेंट है ये इसके लिए कोई काम क्यों नहीं कर रही, कि भाई अगर वर्ल्ड कप इतना ज़्यादा मशहूर भी है, लोग प्रिय भी है, और यहाँ पे उसके बावजूद भारत वहाँ क्वालिफाई नहीं हो रहा, भारत का नाम हमें यहाँ पे दूर दूर तक नहीं देखने को मिलता है, तो इसके क्या रीज़न है। इसी के रिस्पॉन्स में जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर साहब, उन्होंने एक बात बोली कि देखिए प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप कह सकते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, वो यहाँ पे रहती है कि प्रायोरिटी कैटेगरी को काम में किया जाए। और इसके हिसाब से ही एक स्कीम को यहाँ पे उन्होंने असिस्टेंस देते हुए बात करी जो कि थी आपकी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को लेके। ओके, अब ये इन्होंने कहा कि मतलब काम है उनका यही है जो भी है, पर सही और कठोर जवाब नहीं मिला हमें। अब हम देखने वाले हैं कि आखिर इसका सही और कठोर जवाब क्या है। और उससे पहले बता दूं कि अगला जो फीफा वर्ल्ड कप होगा दोस्तों वो होगा 2026 के अंदर। ओके, और ये होने वाला है कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स में। टूर्नामेंट दोस्तों बहुत बड़ा होने वाला है, अब तक नहीं हुआ है। 48 टीम रहेंगी और 16 और इंक्रीज कर दी हैं। और बात करें अगर हम लोग एशियन फुटबॉल फेडरेशन से, तो वहाँ पे 8 टीम जाएंगी। पहले जाती थी आप कह सकते हैं 4, अब लगभग 8 टीमें यहाँ पे जाएंगी। तो इतना बड़ा जो इंक्रीज है ये भी हमें देखने को मिला है। अब क्यों यहाँ पे आप कह सकते हैं इंडिया नहीं कर पाता है, क्या रीज़न है उसके? देखिए दोस्तों, इंडिया की जो रैंक है, अगर हम सीधा रैंक पे जाते हैं तो अभी जब फीफा रैंकिंग हुई थी उस टाइम पे इंडिया की रैंक थी 106, और अगर एशिया में बात करें तो इंडिया की रैंक थी 19th। ओके, कुछ टीम्स हैं हमारे ही पीछे रह गई, जैसे कि होगी आपकी यहाँ पे जो क्रिजी रिपब्लिक वियतनाम होगी, लेबनान होगी। ओके, लेकिन अब की बार में कितने चाहिए? 8 ही चाहिए होते हैं। अब इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 19th है। तो अगर 8 ही चाहिए तब भी हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियस चीज़ है। और ये बात मतलब आप देखेंगे तब भी कितना काम कर लेंगे भाई, 8 से 10 भी कर देंगे तब भी नहीं हो पाएगा, 15 भी कर देंगे तब भी नहीं हो पाएगा। अब कब सारी टीम इंडिया की मतलब एशिया की रहेंगी, तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। ओके, देखिए रैंकिंग सिस्टम दोस्तों चालू होता है 1992 से। ओके, और उस टाइम पे यहाँ पे मैं बता दूं आप लोग को, टीम मतलब वही टीम यहाँ पे पहुंच पाती है जिनकी रैंकिंग अंडर 50 रहती है। जिनकी रैंकिंग 50 से ऊपर चलेगी बहुत चांसेस कम है उनकी कि उन्हें वापस मौका मिलेगा या फिर वो क्वालिफाई भी कर पाएंगे। इस साल सबसे लोएस्ट रैंक थी वो थी घाना वाली। ओके, देखिए एक बात और है, कुछ मैचेस होते हैं अगेंस्ट अदर एशियन टीम्स। 2021 में इंडिया ने दोस्तों डिफीट किया था अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कंबोडिया, हांगकांग, मालदीव्स और नेपाल को 3 बार। लेकिन इतनी स्ट्रगल के बाद, इतना अच्छा कंपटीशन होने के बाद भी लॉस्ट कर गए बहरान, जॉर्डन और UAE से। ओके, और उसके बाद फिर हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए, और क्वालिफाई नहीं कर पाए तो भाई हमारा फीफा में नाम ही नहीं आया। ऐसा क्यों है? देखिए इंडियन फुटबॉल प्रॉब्लम्स चालू होती है आप कह सकते हैं स्टार्टिंग से ही। अगस्त में फीफा सस्पेंड करती है AIFF को फॉर दी अनड्यू थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस से, जब सुप्रीम कोर्ट ने आप कह सकते हैं इस बात को बताया। और फॉर्मर जो AIFF प्रेसिडेंट हैं प्रफुल्ल पटेल, उनकी ड्यूटी को यहाँ पर बताया और उन्हें अपॉइंट किया गया एज अ कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे। ओके, देखिए 2006 के अंदर जो फॉर्मर फीफा प्रेसिडेंट थे सिप ब्लेटर ने रिफर किया था टू इंडिया एज द स्लीपिंग जायंट ऑफ द फुटबॉल। उन्होंने ये बोला था
पर अगर अभी के टाइम देखें हम, इंडिया की जो रैंकिंग है वो 157 में 117 आती है। और अभी तो ठीक है तब भी अगर हम माने, लेकिन उसके बावजूद हम लोग यहाँ पे टॉप 100 के अंदर भी नहीं आ पाते हैं। इंडिया के जो फुटबॉल एकेडमीज है वो लैग कर रही है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। जो कोचिंग है ऑफ यूरोपियन स्टैंडर्ड वो अलग है। इंडिया दोस्तों यहाँ पे स्टेबलाइज्ड यूरोपियन स्काउटिंग नेटवर्क की तरह पे नहीं काम होती है। डेवलप टैलेंट जो है वर्ल्ड क्लास लेवल का वो हमारे पास नहीं देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं जो यूरोपियन क्लब्स हैं, ओके, उन्होंने यहाँ पे भी अनाउंस किया इंडियन वेंचर्स को, पर इम्पैक्ट जो है वो देखने को नहीं मिला। फुटबॉल दोस्तों अपने ही जो कल्चरल अपील है उसमें लैग करता है, एक्सेप्ट इन दी केरला, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट और गोवा में, जहाँ पे आप कह सकते हैं बाकी जगहों पे क्रिकेट को माना जाता है सबसे ऊपर। फुटबॉल दोस्तों यहाँ पे भी चेंज की जरूरत है हमें, लोगों को अवेयरनेस की जरूरत है, अच्छे टैलेंट की जरूरत है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं इसके लिए भी काम करने की जरूरत है। सरकार इस पर काम करेगी तो ऑटोमेटिकली चीज़ें इंप्रूव होंगी। पहला एम जो है हमारा यही रहना चाहिए कि हमें एशिया में अच्छा होना है। एशिया में अगर हम अच्छा हो गए तो चांसेस ज़्यादा हैं कि हम लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अगर नहीं हो पाए अच्छे तो देख सकते हैं, यही पिछली बार भी ऐसे आर्टिकल में डिस्कस कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि क्यों यहाँ पे इंडिया क्वालिफाई नहीं कर पाया 2026 में भी। अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो अच्छी बात है कि होना भी चाहिए, और बाहर तो रिप्रेजेंट करेगा खुद को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। ओके, ये था उस आर्टिकल के लिए। अब बात आती है यहाँ पे, आप कह सकते हैं अमेंडमेंट किस में हुई है। आपकी अमेंडमेंट देखी गई है कोऑपरेटिव्स एक्ट के अंदर। लोकसभा में ट्यूसडे को रिफर किया गया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022 टू अ जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट को। और जो बिल है दोस्तों इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 7 दिसंबर को, जब अपोजिशन मेंबर ने आर्ग्यू करते हुए बोला था कि जो गवर्नमेंट है आप कह सकते हैं वो स्टेट के राइट्स को ले रही है, और डिमांड करी थी जब अपोजिशन ने कि उनके लिए यहाँ पे एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाए। ओके, क्यों है एग्जिस्टिंग लॉ, मतलब जो लॉ है इसको अमेंड करने की। देखिए, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल जो है 2022 का, इसको लेके आया गया है बाय दी होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। ओके, और इसे इंट्रोड्यूस किया था इनके जो डिप्टी हैं BL वर्मा साहब, उन्होंने। जो एग्जिस्टिंग लॉ है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002, वो इनेक्ट किया गया था बाय दी अटल बिहारी वाजपेयी साहब की जब गवर्नमेंट थी उस टाइम पे। अभी दोस्तों मैं बता दूं कि इससे पहले जुलाई 6 2021 से पहले क्या होता था कि जो कॉर्पोरेशन है ये एक डिपार्टमेंट था अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। पर 6 जुलाई 2021 को गवर्नमेंट ने दोस्तों बोला इसके बारे में, और ये कहते हुए ये किया कि एक सेपरेट कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री चाहिए। और उस आप कह सकते हैं मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर बने, हमारे पहले कॉर्पोरेशन मिनिस्टर बने अमित शाह साहब। ओके, फिर उन्हें यहाँ पे चार्ज मिल गया। उन्होंने इसके बाद यहाँ पे अनाउंस कर दिया न्यू नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी, ओके, जो कि लेके आई गई और एग्जिस्टिंग लॉ में अमेंडमेंट की बात करी इन्होंने। ठीक है, क्या बोलता है अब इनका जो ऑब्जेक्ट है या फिर रीजन क्या है इस पूरे बिल का, ये बताता हूँ मैं। तो ये कहना है इनका कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो नॉट कन्फाइंड टू वन स्टेट, और वो रखना चाहिए जितने भी आप कह सकते हैं एक से ज़्यादा स्टेट है उन सभी के लिए। साथ ही दोस्तों ये फैसिलिटेट करवानी चाहिए कि वॉलंटरी फॉर्मेशन हो और डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग रह रही हो किसी भी कोऑपरेटिव्स पीपल की। एज ए इंस्टीट्यूशन वो सेल्फ हेल्प पे काम कर रहा हो, और साथ ही ये अनेबल कर रहा हो और प्रमोट कर रहा हो इकोनॉमिक सोशल बेटरमेंट, और कहीं ना कहीं एक फंक्शनल ऑटोनॉमी दे रहा हो। ये काम होना चाहिए कि इसका एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ये काम को इन्होंने यहाँ पे इस बिल के अंदर लिख के भेजा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बात करी है कि जो डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में, कि आखिर किस तरीके से यहाँ पे कुछ चेंजेस रिक्वायरमेंट है जिससे कि हम लोग कोऑपरेटिव मूवमेंट को और अच्छा बना सकते हैं। इसके बारे में भी इन्होंने बताया है। कुछ यहाँ मर्जर की बात करी गई है, तो क्या यहाँ पे मर्जर हुई है। देखिए, बिल प्रोवाइड करेगा एक मर्जर ऑफ एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी का इनटू द एग्जिस्टिंग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। तो आप लोग बहुत आसानी से मर्ज हो पाएंगे। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है और वो चाहती है आप कह सकते हैं कि वो दूसरे में मर्ज हो जाए, तो उसे एक रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा बाय द मेजॉरिटी। और मेजॉरिटी कितनी होनी चाहिए, 2/3 से ज़्यादा, कि उससे कम तो होनी ही नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। ये बात इन्होंने बोली है। वोटिंग दोस्तों जनरल मीटिंग में होगी, जैसे सोसाइटी वगैरह होती है डिसाइड, फिर उनकी डिसीजन पे होगा। जैसे एग्जिस्टिंग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है कि भाई कैसे है डिसीजन, और वोटिंग के बाद ही तय होगा कि आपको उसमें मर्ज होना है या फिर नहीं होना है। इलेक्शन अथॉरिटी क्या होती है, देखिए मैं बता दूं आप लोग को। जो बिल है इसके अंदर स्टैब्लिश किया जाएगा एक कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी, जिसका काम यही रहेगा कि वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेके आएगा कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर। ओके, और अथॉरिटी कहीं ना कहीं कंसिस्ट करेगी एक चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और मेंबर 3 ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ओके, जो कि अपॉइंट करेगी बाय द सेंटर। इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ बता दी, चेयरपर्सन जो है दोस्तों उसके पास कोई ना कोई पोस्ट होनी चाहिए एज अ एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर इंडिया ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और या फिर उसके इक्विवेलेंट रैंक कोई ना कोई होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पे वाइस जो चेयरपर्सन है इनकी अथॉरिटी आप कह सकते हैं कम से कम इतनी होनी चाहिए कि इनकी कोई ना कोई पोस्ट होनी चाहिए जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर उसके इक्विवेलेंट रैंक पे। और जो मेंबर है दोस्तों इसकी क्वालिफिकेशन एज पर द यहाँ प्रिस्क्राइब्ड या फिर जो भी उनके एक्सपीरियंस हैं उनके हिसाब से ली जाएगी, जिसकी ज़रूरत है उनको।
97th अमेंडमेंट के अंदर कुछ अलग फैसले लिए गए। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्ट 9B जो कि बात करता है दी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, उसको यहाँ पे इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और बात हुई राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज इंक्लूडेड एज दी राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19(1). ये बात इन्होंने यहाँ पे बताई, और यही आपके सकते 97th अमेंडमेंट हुआ था कि इन्होंने उसे ऐड किया था अपने राइट टू फ्रीडम वाले एक्ट के अंदर। ओके, यहाँ पे कुछ पनिशमेंट की बात करी गई है। क्लॉज 37 ऑफ द बिल ये कहता है, ओके, अमिड सेक्शन 104 ऑफ द एक्ट, और इंक्रीज किया उन्होंने पेनल्टी फॉर द सर्टेन ऑफेंस, कोई जगह दिक्कत होती है तब, और इसके लिए उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो जेल है वो 1 महीने से लेके 1 साल तक जाएगी, और जो फाइन है वो 5,000 से लेके 1 लाख रुपए तक जाएगा। दोनों भी हो सकता है जिस हिसाब से यहाँ पे उन्होंने अनलॉफुल गेन्स किए हैं उसके तहत। एक और यहाँ बहुत बड़ा शब्द मिलता है हमें जो कि है ऑम्बड्समैन पावर। देखिए, गवर्नमेंट ने एक और नई चीज बात चालू करी और एक नया चैप्टर लिखा है यहाँ पे 9A के अंदर, रिलेटिंग टू दी रीएड्रेस ऑफ दी कंप्लेंट्स। जो नया चैप्टर है दोस्तों गवर्नमेंट का, वो प्रपोज करता है अपॉइंटमेंट ऑफ 1 और मोर कोऑपरेटिव ऑम्बड्समैन को। ओके, ये दोस्तों मैं बता दूं टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात करता है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे आप कह सकते हैं कंप्लेंट लेके आता है बाय द मेंबर्स। ओके, और ये एक नया सेक्शन है 85 का, उसे भी ऐड किया गया है। कोऑपरेटिव ऑम्बड्समैन जो है दोस्तों उसके पास पावर रहेगी ऑफ सिविल कोर्ट इन द समनिंग एंड एग्जामिनेशन वाली, कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये पूरी प्रोसेस है उस कंप्लेन के तहत काम भी करेगा, और जो भी इंक्वायरी है उसको देख रहा होगा। फंड की बात करें तो जो बिल है उसके अंदर एक और बात डाली गई, सेक्शन 63A इन द प्रिंसिपल एक्ट, जो कि बात करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव रिहेबिलिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड के बारे में। ओके, और इसके बारे में भी यहाँ पे पूरे तरीके से एक और नई चीज पूरे तरीके से लिख दी गई है। अब स्टेट का सब्जेक्ट क्या है, देखिए कुछ यहाँ पे अपोजिशन ऑब्जेक्शन लेके आते हैं कि जो सेंटर का बिल है ये पूरे तरीके से जो है ये बात लेके आता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये एक स्टेट का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो मेंशन है एंट्री 32 ऑफ द स्टेट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके अलावा एंट्री 43 ऑफ द सेंट्रल लिस्ट ऑल्सो मेक्स क्लियर दैट कोऑपरेटिव सोसाइटी डू नॉट कम इन द सेंट्रल डोमेन। ये बात इन्होंने यहाँ बताई है कि सेंटर ऐसा नहीं कर रहा है कि वो बोल रहा है कि भाई ये स्टेट का सब्जेक्ट है, ये किसका सब्जेक्ट है, स्टेट का ही है, क्योंकि स्टेट की लिस्ट में लिखा हुआ है और सेंटर की लिस्ट में ये भी लिखा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी सेंटर का नहीं है। तो अब इस चीज़ है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये बातें यहाँ बताई गई हैं पूरे बिल के अंदर। थोड़ा हैवी लेक्चर था, शायद कुछ लोग कुछ बातें समझ में नहीं आई होंगी। एक और बात देखिएगा, कोशिश कीजिएगा रीड करते रहिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझिए, और आपको हर एक चीज़ जो है वो समझ में आ रही होगी। ओके, आज की वीडियो दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।